हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज था क्वेटा वर्सेस पेशावर, जो पेशावर ने जीत लिया। क्वेटा के लिए थोड़ा सा अजीब लगा। मुकर्ररा ओवर्स में 154 रन्स बनाए और समझ में नहीं आया कि क्या ज़रूरत उन्हें पेश आई अपनी तमाम बैटिंग ऑर्डर को आगे पीछे करने के लिए। जब पेशावर आए बैट करने के लिए तो शुरू में वो भी मुश्किलात का शिकार रहे, लेकिन फिर पॉवल और उसके बाद नीशम ने दोनों ने ऐसा सेटअप किया कि 154 वाज नॉट इतना कोई बड़ा टारगेट ऑलरेडी नहीं था कि 155 उनको मुश्किल होती है, एंड देन वो अचीव करने में कामयाब हुए। ऑल दो मैच एंड तक चलता रहा। तो आज के मैच पर एनालिसिस हासिल कर लेते हैं कि क्वेटा के लिए और पेशावर के लिए, दोनों के लिए जीतना बहुत ज़रूरी था, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली रियली हैपेंड कि उनको ये महसूस हुआ कि हफीज़ को खिलाना भी है, रखना भी है, फिर लाना भी नहीं है, इफ्तिखार का नंबर भी चेंज करना है, सरफराज का भी करना है। क्या हो गया आज फवाद साहब? देखिए, एक तो बदकिस्मती ज़रूर है कि जो हर उस टीम की जो टॉस हार रही है, क्योंकि कराची में हम भी जब आते हैं तो देख रहे हैं जो ड्यू फैक्टर है वो दूसरी बारी में ज़रूर एक इम्पैक्ट डाल रहा है। उसके बावजूद कोयटा के बॉलर्स ने बहुत बेहतर बॉलिंग की। मेरा कहना है कि बैटर्स को ज़रूर ये डिसाइड करना है कि अगर आपकी पहली बारी आ जाती है, जैसे कि कोयटा के केस में हुआ, कि कितना टोटल आप करके देंगे कि तब जाके टीम आपकी उसको बचा सके या मैच जीत सके। यहाँ गलती ये हुई कि पहले 6 ओवर में 28 रन आए, एक आपका खिलाड़ी आउट हो गया। काफ़ी हद तक कोयटा डिपेंड कर रहा है कि जेसन रॉय या गप्टिल जो हैं वो तेज़ खेल के पहले 6 ओवर्स में रन बना दें, फिर वो चाहते हैं कि जी सरफराज आएँ और वो थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेके चले, उनके गिर्द बाकी इनिंग्स खेले। अच्छा, यहाँ पर हो गया उल्टा। वो ये हुआ कि जिनसे आप उम्मीद कर रहे थे कि 6 ओवर में वो 40-50 कर देंगे, वो रन उनसे नहीं निकले। अरशद इकबाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की सर्कल में, वहाब ने बड़ी अच्छी गेंदें की। तो कुछ दिन होता है कि ऐसा नहीं होता। यहाँ पर होना ये चाहिए था कि इफ्तिखार अहमद जो 6 नंबर पे आए हैं, वो इफ्तिखार अहमद आते 5 नंबर पे जो आए, 5 भी इफ्तिखार आए, वो आ जाते उस वक्त 3 पे, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई थी। फिर भले 4 पे सरफराज आ जाते, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर था कि अगर वो जैसे 30 बॉलें भी खेली और 50 किए, वो अगर लंबा खेल जाता तो वो शायद 70-80 करते और स्कोर जो था वो 170-75 हो जाता। तो ये अक्लमंदी आपकी जो सोच या समझ है, उसको उस वक्त काम करना चाहिए कि जो आपने प्लान किया था वो नहीं हो रहा है, तो आप उसमें कैसे मुझे नवाज नहीं समझ में आया व्हाट दे रियली वेंट इन देयर माइंड कि उनको ये लगा कि उनको इफ्तिखार को नवाज से भी नीचे भेजना है। जी, ये भी एक गलती मुझे नज़र आई, इसलिए कि इफ्तिखार उसी स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं और वहाँ पर एक पिंच हिटर टाइप, ठीक है, आप मेन बैटर तो नहीं कहेंगे ना नवाज को, वो पिंच हिटर टाइप की, जी थोड़े से 20-25-30 एक तेज़ रन कर दे, वो भी आपका बैकफायर वो भी कर गया कि जी आपका वो भी एक फैसला गलत हो गया। तो वो होता यही कि इफ्तिखार आते या सरफराज खेल लेते, चौथे पे इफ्तिखार आ जाते, फिर भले नवाज बाद में आते, तो वो सरफराज अपनी बारी करती, क्योंकि इफ्तिखार वो अब उस किस्म के बैटर नहीं है वो जो लंबी बैटिंग। अब जो भी आप उनका देखें, स्ट्राइक रेट उनका मिडिल ऑर्डर में 140, 150, 130 से ऊपर ही रहता है। अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी देखिए और बाकी भी देखा, और उनके साथ गलत यही है कि उन्हें 6 नंबर पे खिलाया जा रहा है। वो प्रॉपर बैट्समैन है और अब वो नए अंदाज से खेलना जानते हैं। तो वो जब नीचे आए तो उसका नुकसान ये हुआ कि अब वो नॉट आउट गए और 50 रन उन्होंने 34 बॉलों पे बनाए। अब अगर वही 34 के बजाय 44 बॉल्स खेल लेते या 50 बॉल्स खेलते, तो आप सोचिए वो 30 के करीब रन और ऐड कर जाते। देखिए, दूसरी चीज़ ये भी है, अगर थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं इस एनालिसिस में हम, अब सरफराज ने 30 गेंदें खेली और 39 रन बनाए, वेयर एज उन्होंने 34 गेंदें खेलकर आपको 50 रन बना कर दिया। व्हाट आई एम एस्टैब्लिशिंग ओवर हियर इज कि यही अगर एक इंसान का थोड़ा तेज़ खेलने का स्टाइल है, आप उसे ऊपर भेजते हैं तब जब आपकी 2 अर्ली विकेट गिर जाती है। क्यों कि आप पहले बैट कर रहे हैं और आपको लंबा टोटल चाहिए, बिकॉज बाद में डू फैक्टर होगा, देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन अदर थिंग्स एज वेल जिनको आपको रखना है। तो आपको पता है कि यू हैव टू टेक वो प्लेयर आपको लेना, यू हैव टू टेक द प्लेयर जो आपको बड़ा टोटल करके देगा, यू नो। सो वो भी नहीं हो सका। सो वो उस लिहाज से भी मेरे ख्याल में कहीं स्ट्रैटेजी अक्लमंदी की नहीं लगती कि आप सरफराज को वहाँ भेजें और इफ्तिखार को नीचे। और फिर सबसे बड़ी बात, हफीज़ को क्यों खिलाया आपने? देखिए सादिया, आप अगर सरफराज की बात करेंगे ना, सरफराज जिस तरह से खेले हैं इसी तरह से खेलते हैं।
लेकिन ठीक उस है? नंबर पर मैं नहीं, कह रही हूँ उस नंबर पे भी चले, वो चीज़ भी मैं मान लेता क्योंकि आपके 2 आउट हो गए थे जल्दी, फिर चौथे पे इफ्तिखार आ जाते। वो जो सही। नवाज ने आके 5 बॉलें भी खेली हैं जो भी था, सही। वो उससे पहले आते। अब अगर यही 5 बॉलें और ऐड कर दें तो शायद इसमें 10 रन और बढ़ जाते। सही। ठीक है, तो वो 4 नंबर पे ही आते सरफराज। चले सरफराज को अब 3 पे ही जाने देते, आप उसके बाद भेज देते इफ्तिखार को, वो भी आपने नहीं किया। अच्छा आप चले ना इफ्तिखार ना था तो आपने हफीज़ को खिलाया है, तो उसको फिर आप कहते हैं यार ऊपर जाके आप एक बैट्समैन जब खेलता है ना तो वो क्रिकेटिंग शॉट मार के रन्स कर जाता है, और फास्ट बॉलर भी थे तो उन पे भी बेहतर खेल सकते थे। और दूसरी चीज़ ये, आप हफीज का जो भी एक्सपीरियंस है और जो उसका प्लेइंग स्टाइल है, एंड व्हेन ही इज नीडेड टू परफॉर्म ही हैज शोन इट, उन्होंने ये मेरे ख्याल में प्रूव भी किया है, तो आपने उनको रखा हुआ भी है, तो फिर मेरे ख्याल में आपको उनको लाना तो चाहिए। वो भी होगा शायद कि जी उस्मान खादिर लेग स्पिनर है, बट ये लॉजिक ना मुझे कतई तौर पे समझ नहीं आती कि जब आपके पास इफ्तिखार जैसा एक इन फॉर्म बैटर है जिसने बताया भी है बांग्लादेश प्रीमियर लीग, अभी रिसेंटली एग्जीबिशन मैच और उससे पहले भी वो एक ऐसा बैटर है कि जो गेम चेंज कर रहा है, फिर आपने उमर अकमल के ऊपर हफीज़ को प्रेफर किया। अब अगर हफीज़ को आप एज एन ऑफ स्पिनर खिला रहे हैं तो वो अलग बात है, वरना फिर उमर अकमल के साथ ही जाते। अभी सरफराज ने हमने कल सुना था, तारीफ भी की थी कि जी आगे वो करेंगे और सारा कुछ है, तो ये तो फिर आगे चल के नुकसान होगा क्वेटा को अगर यही चीज़ें सेटल नहीं हो पाई या डिसाइड नहीं कर पाए। अब देखिए ना एक बैटर मौजूद था जो नॉट आउट आया, जो चेंज कर सकता था खेल। वो जो गप्टिल ने पिछला मैच जो जीते हैं उसी ने एक इनिंग खेली ना, तो इफ्तिखार यहाँ पर एक बड़ी इनिंग खेलता, 155 पे आप खड़े थे, 170 हो जाते, यही 15 रन ऐड होते, सिचुएशन काफ़ी चेंज हो और जाती। इफ्तिखार मेरे ख्याल में कुछ मैचेस से स्पेसिफिकली कंसिस्टेंट हैं अपने एक अमाउंट ऑफ नंबर्स में, 40, 45, 50, 45, 38, आपको इतना चिप इन उनकी जानिब से मिलता है, और जिस नंबर पर आते हैं वो नंबर्स और तेज़ी से बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा स्लो खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उनका जो अमाउंट वो जो बनाते हैं वो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सेट प्लेयर को आप क्यों हिलाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। किसी भी सेट प्लेयर को उसकी एक अपनी जगह बनी हुई है, आप उसको क्यों हिलाएंगे? व्हाट एग्जैक्टली इज, या तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है या आपको लग रहा है कि वो इतना ही हीरो है कि जहां मर्जी खिला देंगे ये तो रन कर ही देता है। नहीं, वो अगर ये तो और अच्छी बात है ना कि एक बंदे पे अगर आपको इतना ट्रस्ट है। मुझे ये नवाज वाली तो बिल्कुल सबसे बड़ी गलती नजर आई। नवाज की कोई तुक नहीं बन रही थी, नवाज नीचे और फायदा पहुंचा देता। सही। अगर नवाज इनके बाद छठे नंबर पे ही आता ना तो नवाज उस जगह पे छोटा, जब टाइम रह जाता है 4 ओवर 5 ओवर, सबको आइडियल है, वो 20, 25, 30 रन कर जाता है, वो ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। यहाँ 5 रन पे तो कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि आज नसीम ने अच्छी गेंदें की और भी बॉलर्स ने, हसनैन ने 4 ओवर में 19 रन, 4 ओवर 13 रन, तो आपके फास्ट बॉलर्स ने इन दोनों ने मिला के 4 आउट कर दिया, और क्या चाहिए आपको? एग्जैक्टली। आप सोचे 8 ओवर में कुछ 30 रन के अंदर आपने किए और बाकी रन बन गए 12 ओवर में। ऊपर जो नंबर्स गिर गए थे आउट भी करके दिए। एग्जैक्टली, उन्होंने मेरे ख्याल में पेस सेट कर दिया था, लेकिन बाद में फिर ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है फील्डर्स के लिए भी और बॉलर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ड्यू बार बार गेंद गीला होकर फील्ड से वापस आ रहा होता है, फिर उसे आपको ग्रिप करना मुश्किल होता है। उसके बावजूद आपने शुरू की 4 विकेट, लेकिन भाई अगर आपके पास सेट टोटल ही नहीं है इतना बड़ा, तो बॉलर्स क्या कर लेंगे और कितना करेंगे, एंड दैट टू ऐसी कंडीशंस में जहां ड्यू फैक्टर इतना ज्यादा है। और स्पिनर्स को स्पिन करने में, ग्रिप करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब भी सरफराज ने बीच में भी था ना कि सर्कल में करा रहा था मैं, तो बहुत से लोग सर्कल में अब इसीलिए कराची में करा रहे होते हैं कि जल्दी से बॉल ओवर्स हो जाए। नवाज भी उतनी अच्छी बॉल नहीं कर पाए आज, उन्हें मार पड़ गई, उन्होंने कुछ 40 से ऊपर रन दे दिए, तो वो भी एक बड़ा नुकसान। वरना अगर थोड़ा सा और बॉलर सपोर्ट कर देते मेरे ख्याल में इसमें हमें इमाद की तारीफ करनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने इन कंडीशंस के अंदर गेंदें कराई हैं, बहुत जबरदस्त इमाद ने बॉलिंग कराई थी। और मैं आपको बताऊं, ये एक हेल्दी कंपटीशन जो दोनों का हो रहा है इस पीएसएल में, इसका पाकिस्तान को फायदा होगा, क्योंकि नवाज इमाद बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, तो अब नवाज पे भी प्रेशर आएगा कि उन्होंने भी डिलीवर करना है, क्योंकि इवेंचुअली जगह तो एक खब्बे स्पिनर की बनेगी ना। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ हो रही है कि इस तरह से मुकाबला हो, दोनों अपनी परफॉर्मेंस दें, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको डिसाइड करने में ये ज़रूर हो कि जी किसके साथ जाना है। अगर ये बैटिंग के साथ इमाद इस तरह से खेलते रहते हैं तो नवाज के लिए मुश्किलात तो हो सकती हैं, और नवाज को भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। राइट तो जनाब, हमें लेना है एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको सुनवाते हैं डीजे ब्रावो। सुनते हैं सॉन्ग क्वाइट अ ग्लैडिएटर्स का।
वेलकम बैक अगैन। तो जनाब बात हो रही है क्वेटा वर्सेस पेशावर। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि क्वेटा इस दफ़ा कुछ डिफरेंट करेगा बिकॉज लास्ट मैच के अंदर वो बहुत ज़्यादा सेट नज़र आए थे एंड आई रियली हैड थॉट कि प्रॉबेबली अगर क्वेटा आज का मैच जीता है इट विल एड अ लॉट ऑफ मोर कलर टू PSL 8। वेल HBL PSL 8 अभी जारी है और अभी और बहुत सारे कलर्स हमें देखने हैं। टोन सेट हो रही है, अभी हुई नहीं है। आज के मैच के हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, मजीद बात करेंगे। तो जनाब हम इससे पहले तो ऑलरेडी बात कर ही रहे थे कि मैच किस तरह से क्वेटा ने अपने हाथ से गंवा दिया विद देयर चॉइसेस ऑफ देयर बैटिंग एंड ऑल्सो मेरे ख्याल में सिर्फ बैटर्स के अंदर गलतियां नहीं की लेकिन बॉलिंग के अंदर भी जो चॉइसेस थी आज कप्तान साहब की, मेरे ख्याल में उसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियां थी। आप जैसे जैसे इतने स्कोर 4 आपकी विकेटें गिर गई थी, उसके बाद पॉल ने और नीशम ने उधर से स्कोर करना शुरू कर दिया। प्रॉबेबली वहाँ पर आकर सरफराज को जो है ना अपनी बॉलिंग के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड कर लेना चाहिए था। देखें 465 पे शायद आउट हो गए थे बाबर, जब आउट हुए वैसी बाबर बहुत बड़ी विकेट थी। हफीज़ को अगर रखा हुआ तो जैसे ही नीशम आए थे वो टाइम था हफीज़ को इस्तेमाल कर दिया जाए और अभी भी हफीज़ ने 1 ओवर में 4 रन दिए तो इसका मतलब वो लेट आए। अगर वो शुरू में आते तो उस वक्त वो एक आध विकेट ले जाते तो वहीं से तो फिर आप आगे दाखिल हो सकते थे, फिर आप उसको नसीम को दोबारा लेके आ जाते, हसनैन को ले आते। इस स्कोर के साथ आप टीम को आउट ही कर सकते हैं। अगर इस स्कोर जो टोटल किया था कोयटा ने, पूरी बैटिंग कर जाती है अगली टीम तो ये चेज हो जाता है। क्योंकि वैसे बाद में बॉल भी ग्रिप करना मुश्किल होता है क्योंकि ड्यू फैक्टर आना और ज़्यादा होना था इशूज़ का, तो वो गलती वहाँ पर हो गई। तो इस छोटे टोटल के साथ आपने डिसीजन बड़ी जल्दी करने होते हैं। जितनी आप देर करते हैं उतना ही टाइम और चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है। आपने एक्चुअली दोनों को सेट होने का इनफ टाइम दिया। एक वैसे पॉल तो वैसे ही सेट हो गए थे मेरे ख्याल में, लेकिन नीशम जब आए तो उसको भी सेट होने का आपने मौका दिया एंड देन ही प्लेड, और फिर आप विकेट नहीं ले सके। सो प्रॉब्ली दैट इज व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि क्योंकि आपने विकेट पे विकेट आउट करने हैं कि अगर आपने 4 आउट कर दिए ना तो आप 6 आउट कर देते हैं तो फिर आप टेल पे चले जाते हैं, तो वहां से बॉलर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वही जो जहां पर पेशावर को जिस जरूरत थी वो उन्हें मिल गई। आपकी तरफ से भी गलती तो मैं यही कहूँगा कि हुई कि जो आप वो ऐसे बॉलर थे जो विकेट टेकर थे, वहाँ पर आउट कर सकते थे, वो सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हुए। तो ये गलती थोड़ी सी नज़र आई। मोस्ट प्रॉब्ली ये खेल का हिस्सा है। सबसे इम्पोर्टेंट आने वाले मैचेस पे, अब कल कोयटा का फिर लाहौर से मैच है, ये ज़रूरी है सादिया कि आपको जितनी भी तगड़ी बॉलिंग हो, जैसे हम अभी ब्रेक में आप भी बात कर रही थी कि जी नसीम, हसनैन और इफ्तिखार के होते हुए टीम अगर ना जीते तो अफसोस होता है क्योंकि 3 ये मैच विनर्स हैं, फिर सरफराज भी हैं। इतनी बड़ी टीम है आपकी, रॉय और उसको चले हटा भी दें, बॉलिंग आपकी बहुत तगड़ी है, तो इस टीम को आगे जाना चाहिए। अब अगर लाहौर के अगेंस्ट आप मैच खेलने जा रहे हैं, टॉस, फिर अगर आप खुदा न खास्ता हार जाते हैं तो आपको 180 तो करने पड़ेंगे ना। आपने देखा कराची ने भी किया, तब जाके मैच बना। आप 155-60 पे कितनी भी बॉलिंग हो ना, आप मैच नहीं बचता क्योंकि विकेट्स ऐसे नहीं है क्योंकि बहुत इतना बड़ा बड़ा ब्रेक हो रहा है। फिर ब्रेक भी होगा तो वो ब्रेक तो दूसरी बारी में ख़त्म ही हो जाता है। डेफिनेटली क्वेटा की अगले मैच के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी ये तो अपने व्यूअर्स को हम बताएंगे ही। थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर कि इस वक्त अब आज की परफॉर्मेंस के बाद क्वेटा पॉइंट्स टेबल पर कहाँ खड़ी हुई है। हैविंग सेड दैट, हम ये तो जानते हैं कि मुल्तान सुल्तान विद प्लेइंग 4 मैचेस ऑलरेडी दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। उनके पास 6 पॉइंट्स है। उसके बाद पेशावर आज दूसरा मैच जीतने के बाद चौथे 4 पॉइंट्स के साथ सेकंड नंबर पर आ गई। देन कम्स कराची किंग्स और फिर उसके बाद आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त सेकंड लास्ट नंबर पर है। अब नाउ दे हैव टू फेस लाहौर टुमारो। तो 5वीं और 6ठी टीमों का मुकाबला है। टू अर्ली, आप 2-2, 3-3 मैच पे तो नहीं, पॉइंट्स टेबल ऑब्वियसली अभी इतना क्रूशियल नहीं हुई है सिचुएशन। कम से कम 5-6 मैचेस हो जाएं उसके बाद फिर उस पे मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा पॉइंट्स टेबल जो किसी के लिए मैटर करता है वो इस वक्त कराची अभी तक, इसलिए कि उसने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं। 2 दिन बाद मैच है एग्जैक्टली तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 5 मैचेस के बाद फिर आपके लिए पिक्चर बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। और मेरे ख्याल में कराची को अब यही हर मैच यही सोचकर खेलना है कि बस हमने जीतना ही है ताकि आप उस जगह पर आ जाएं जहां पर लीग में आप उस लेवल पर हों कि आपने जितने मैचेस खेल लिए हैं आप उसी हिसाब से हों। लेकिन अभी कमिंग वेयर डज क्वेटा स्टैंड विद अपने इतने, अगर आपके पास बेस्ट बैटर्स हैं लेकिन आप उनको उनके ऑर्डर पे नहीं खिला रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप अपने बॉलर्स के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं।
कि आप उनको क्या टोटल दे रहे हैं कि जिसके लिए उन्होंने जो है ना मुकाबला करना है? नहीं, बैटिंग को उनके परफॉर्म करना पड़ेगा। तीसरा मैच है ना अगेंस्ट मुल्तान, फिर एक गप्टिल चले हो गया, आज भी इफ्तिखार। ओवरऑल बैटिंग परफॉर्म टॉप ऑर्डर उस तरह से नहीं कर रहा। गप्टिल को भी एक चांस जरूर मिला था, लेकिन चले वो रन हो गए थे और आप जीत गए। बट ओवरऑल बैटिंग अगर नहीं चलेगी तो आप फिर आगे नहीं जा पाएंगे। कितनी अच्छी बॉलिंग गप्टिल को भी वो जो लास्ट टाइम चांस मिला था वो भी 61 पे मिला था। ऑलरेडी इट्स अ गुड स्कोर फॉर T20 मेरे ख्याल में। बट अगर वो शायद होता तो सिचुएशन चेंज हो सकती थी, हाँ, क्योंकि ओवरऑल उनकी बैटिंग काफी प्लेयर्स आउट हो गए थे जल्दी। टॉप ऑर्डर गप्टिल के अलावा बड़ा जल्दी आउट हो गया था। ईमान ने बड़ी अच्छी गेंदें की थी। तो आपने अब लाहौर के साथ जब आप जा रहे हैं तो अब आपने ज़रूर ये सोचना है कि इस तरह से अगर आपकी पहली बैटिंग आती है तो आपने ये जो आज के मैच में हुआ कि फिर आपने जल्दी चेंजेस करने हैं। अगर हफीज़ ने खेलना है तो हफीज़ ने किस नंबर पे खेलना है, वरना फिर आप ठीक है उमर अकमल के साथ ही जाएं, जैसा भी है वो कम से कम एक एक्स फैक्टर तो है ना कि जी मेरे ख्याल में थोड़ा सा सेंटर अपना मैनेज करना पड़ेगा। सरफराज को भी थोड़ा सा बीच में रहकर सोचना पड़ेगा कि भाई क्या चाहते हैं आप मैच में, आपको किस तरह से चेंजेस करने हैं और व्हाट एग्जैक्ट, क्योंकि हर दफ़ा तो आपको एक सेटल्ड गेम नहीं मिलेगा। अगर T20 में आपको सेटल्ड गेम कब मिलेगा? आप अप्स एंड डाउन्स के बीच में ही अपनी कप्तानी को मैनेज कर रहे होंगे। तो सरफराज को थोड़ा सा अपने दिमाग को मजबूत करके मेरे ख्याल में कप्तानी पे फोकस करना दूसरा मेरा कहना ये कि आपके 4 बैटर्स ऐसे हैं कि जो गेम चेंज कर सकते हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा बॉल खेलनी चाहिए। सही। जेसन रॉय हो गए, गप्टिल हो गए, सरफराज हो गए और इफ्तिखार। अगर ये कम बॉलें खेल रहे हैं तो गलत है, क्योंकि 120 टोटल गेंदें खेलनी है। अगर ऊपर से कोई नहीं करता तो फिर आपने इफ्तिखार को ऊपर लेके आना है। इसी तरह अगर बिल्कुल ही फंस गए तो फिर हफीज़ को भी बीच में ले आएंगे, जी बड़ा ब्रेक हो रहा है, या एक आदमी ऐसा है कि जो रोटेट करता रहे, सिंगल्स देता रहे, अगला जो है थोड़ा तेज। वी हैव टू सेट बैटिंग ऑर्डर फॉर क्वेटा, आपका ऑर्डर क्या होगा? देखिए, मैं तो शायद इफ्तिखार को 3 नंबर खिला दूँ। सीरियसली मैं 3 नंबर उन्हें खिलाऊं और मैं कहूं कि जी आप जाएं, अपनी बारी करें और आपकी गिरदी इनिंग्स खेलेगी। 4 नंबर सरफराज को खिलाऊं, ठीक है, सरफराज 4 नंबर ही खेलते हैं। फिर उसके बाद हफीज़, नवाज और बाकी सारे जो हैं उसको स्मिथ को करना है, वो फिर सिचुएशन के हिसाब से मैं करूँ। लेकिन ये 4-5 जो हैं वो उसी हिसाब से हों कि आपका दोनों ओपनर्स आ गए, फिर इफ्तिखार या सरफराज। फिर मैं सिचुएशन वाइज देखूं कि जी हफीज़ ने आना है या नवाज ने आना है, या अगर मैं उमर अकमल को खिला रहा हूं तो उन्होंने खेलना है। उस हिसाब से फिर डिसीजन लूँ। तो ये डिसीजन सही वक्त पे लेना होगा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो रॉय से वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी तक फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। तो वो बड़ा सा एक झटका। कैप्टन ने तो चले एक काम तो कर ही दिया, एक मैच तो पूरा जितवा ही दिया ऑलमोस्ट। तो कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉस भी इंपॉर्टेंट है, ऑन द अदर हैंड लाहौर के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 मैचेस में से वो भी जीत गए। सुनने में आ रहा है राशिद खान की वापसी हो रही है। अगर राशिद की वापसी हो रही है और दिन में वो बॉलिंग करते हैं तो वो एक और ऐसा बॉलर आ रहा है जो तंग करेगा, खासतौर पे गप्टिल और जेसन रॉय को वो तंग करेंगे। और जितने भी इनके बाहर के बैटर, सरफराज तो अच्छा खेल लेते हैं स्पिनर्स को, इफ्तिखार भी, लेकिन वो टॉप ऑर्डर को बीच में आके तंग कर सकते हैं। लाहौर की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। सही। लाहौर ने भी बैटिंग में परफॉर्म करना है क्योंकि वो भी जिस तरह से खेले हैं कल, तो वो भी कहीं ना कहीं फंस रहे हैं जो कामरान गुलाम और हुसैन तलत में। तो बड़ा एक कांटे का मैच होना है। तो देखते हैं कि अब कल क्या होता है। वेल, क्वेटा का बैटिंग ऑर्डर तो हमने डिसाइड कर लिया दोनों ने मिलकर। आई होप कि सरफराज ये सुन रहे हैं कि हम कितनी इंपॉर्टेंट बात उनके लिए कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में लाहौर को भी कुछ चेंजेस करने हैं। जो कल के मैच में हमने देखा कि कुछ 1-2 गलतियां हो गई थी। आर दे गोइंग टू मेक दोज चेंजेस? हम उनमें जो चेंजेस हैं उन्हें दोबारा से दोहराएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगैन जनाब। तो कल है मैच क्वेटा वर्सेस लाहौर। अब दोनों पॉइंट्स टेबल के बिल्कुल बॉटम पर है और देखना यह है कि क्वेटा बीइंग ऑन 5th एंड लाहौर बीइंग ऑन 6th विद राशिद एंटरिंग इन लाहौर कलंदर्स टुमारो। क्या स्ट्रैटेजी होगी दोनों टीमों की, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। वेल, इससे पहले कि हम रिपोर्ट की जानिब जाएँ, अहम बात यह है कि कल राशिद आ जाएंगे। हम इससे पहले जब बात कर रहे थे तो आपने ये आइडेंटिफाई किया था कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर राशिद आता है तो कामरान को ऑलरेडी उसकी रिप्लेसमेंट हो जाए। इज़ इट पॉसिबल?
नहीं, कामरान के तो डॉसन की जगह खेलेंगे। सही। एक फॉरेन प्लेयर कम हो जाएगा, राशिद उसकी जगह आ हाँ, जाएगा yes, मोस्ट you're right. प्रॉब्ली। कामरान की जगह या तो अब्दुल्ला आ सकते हैं, सही। अब्दुल्ला शफीक ऊपर खेल सकते हैं, बट लाहौर को जितना जानते समझते हुए कि अगर वो भी एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं तो फिर वो फैसला तब्दील आसानी से नहीं करते। तो मुझे लगता है कि कामरान इसी तरह खेलेंगे मेरे ख्याल से, और एक मैच की हार पे शायद वहाँ पर चेंजेस नहीं होंगी, क्योंकि इससे पहले भी जितना देखा गया उनके मैनेजमेंट पे वो डिसीजन लेते हैं और फिर वो प्रॉपर आपको देते हैं कम से कम 4-5 मैचेस का, उसके बाद देखते हैं कि कहीं तब्दीली करनी है नहीं करनी है, जो मेरे ख्याल से ठीक भी इन अ वे कि भाई अगर आपने ट्रस्ट किया हुआ एक प्लेयर पे तो उसे पूरा कॉन्फिडेंस दें, लेट्स सी। और उन्हें देखिए, उनको भी वैसे ही पता है, जैसे सरफराज की हम बात कर रहे थे कि कामरान भी रन अ बॉल 110-120 के स्ट्राइक रेट से बारी लेते हैं, तो वो कामरान से वहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मेरा सिर्फ कहना ये था कि मैचेस जो है ना उसमें जैसे सिचुएशन आज हम बात कर रहे थे इफ्तिखार की, उसी हिसाब से अगर आपका हुसैन तलत उस वक्त ऊपर चले जाते या नीचे वाले थोड़ा सा डेविड वीज़ा जो थे या बाकी जो आपकी बैटिंग थी उनको अगर आप ऊपर उस वक्त कर देते कि थोड़ा सा रिस्क ले लेते तो वो बेहतर टाइम था, क्योंकि कामरान ने अपने अंदाज से ही खेलना था और ऑलरेडी ऊपर से रन नहीं आए थे ज़्यादा। हाँ। और आप 185 का टारगेट चेस कर रहे थे, तो इसलिए उस वक्त इम्पॉर्टेंट था कि भले आप एक आध प्लेयर तो ऊपर नीचे कर देते, तो वो बात हो रही थी। बट ओवरऑल जितना मैं लाहौर की सोच को समझता हूँ, उनका ये है कि हमारी जो बॉलिंग है उसे 175 से ज़्यादा रन्स नहीं देने चाहिए। या हम 175-80 करेंगे तो हमारी बॉलिंग को उसके अंदर सामने वाली टीम को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ये लाहौर की अप्रोच नज़र आती है। सही। तो कल वो जो ओवरऑल बैटिंग ही कराची बड़ी अच्छी कर गया, तो वो रन ज़्यादा हो गए, फिर उसके बाद फ़खर जल्दी आउट हो गए, तो एक आध मैच ऐसा ज़रूर हो जाता है। तो वो बैटिंग में जैसे बॉलिंग में इन 3 फास्ट बॉलर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं और फिर अब राशिद आ गए, इसी तरह बैटिंग में आप देखें पिछला भी जो लाहौर जीता था फ़खर ने रन किए थे, 400 से ऊपर रन्स किए थे, तो फ़खर पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। सही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मुझे लगता है कि नंबर्स ऊपर नीचे ज़रूर होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा देख लेते हैं कि कल के मैच के लिए अब तक की खबरें क्या आ रही हैं, ज़रा रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर वर्सेस क्वेटा, व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड दैट विल कम बैक। तो जनाब कल क्या लग रहा है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द सेट टोटल फ्रॉम एनी वन टीम कल के मैच के लिए? इवन तो हम देख रहे हैं कि जितने भी मैचेस हो रहे हैं सबकी कोशिश जो टॉस के वक्त बातचीत में होती है वो यही होती है कि एनीथिंग ओवर 170। देखिए, दोनों टीमों के लिए कल का इम्पोर्टेंट मैच है, कोयटा के लिए भी है और लाहौर कलंदर के लिए भी है। लाहौर अगर 2 मैच जीत जाएगा तो फिर उसके लिए थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि बाकी मैचेस उनके लाहौर में हैं ज़्यादातर, तो वो एक होम ग्राउंड में कंडीशंस बेहतर हैं कराची के मुकाबले में, उनको सूट भी करती हैं। तो कल का मैच अगर वो जीतते हैं तो उनके लिए बड़ा ही अच्छा, और कोयटा खुदा ना खास्ता हार जाता है तो फिर कोयटा और कराची एक ही कश्ती के सवार एक तरह से हो जाएंगे, क्योंकि कोयटा ऑलरेडी मैचेस 2 हार चुका है, और अगर कल का भी हार जाता है तो फिर वो कोयटा और कराची साथ साथ हो जाएंगे 4 मैचेस के बाद। तो कोयटा को करना ये चाहिए कि अगर वो उनकी बारी आती तो जो आप 170 प्लस की बात कर रहे हैं उन्हें भी 170-180 जहन में रखना है, क्योंकि दूसरी बारी में मसला ज़रूर हो रहा है कुछ बॉलर्स के साथ। कुछ तो चलें कर लेते हैं ड्यू फैक्टर के बावजूद भी, लेकिन 1-2 बॉलर भी यहाँ ख़राब कर गए जिन्होंने 4 में 50 रन दे दिए, जैसे नवाज़ को रन पड़ गए थे, तो फिर वो आपके रन बन जाते हैं, 160-70 हो जाते हैं। तो वो कोशिश करनी है कि जी आपने 100, जैसे कराची ने 185 किया था तो भले ड्यू फैक्टर कुछ भी था, लाहौर नहीं कर पाया। सेम विद लाहौर कि अगर उनकी भी पहली बैटिंग आती है तो वो इतना करें, वरना अगर आपने 160 के करीब किए, ऊपर से फिर आपकी दूसरी बॉलिंग भी है तो आसान नहीं होगा। तो ये दोनों टीमों के लिए, और टॉस का एक एडवांटेज ज़रूर है, ये एक सच्चाई है कि टॉस का एडवांटेज इसलिए है कि अगर ज़्यादा बोझ पड़ गई और ज़्यादा मसला हो गया तो 180 चेज़ हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या कल के मैच में होता है। राशिद के आने से कोयटा, अगर वो कल जैसी खबरें आ रही लाहौर खेलता है अगर राशिद, तो पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है। और मेरा नहीं ख्याल कि नहीं, लेकिन फिर भी राशिद बीइंग द स्पिनर, डू यू फील कि अगर लेटर देयर बॉलिंग तो फिर मेरे ख्याल में शुरू में ही वो लोग राशिद से आएंगे, सर्कल से करा लेते हैं उनसे बॉल बीच में। और राशिद बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये मैं आपको बता दूं, वो यूएई और इधर ही खेलता है,
इंडिया में भी इवन खेलता है, तो उसको इन कंडीशंस में बॉल करने की भी वो यूज टू है, क्योंकि वो T20 का एक्सपर्ट है। प्लस नीचे से राशिद बैटिंग में भी आपको पता है 20-25 बड़े यूजफुल रन्स तेज कर जाता है। ऑल्सो ही इज़ वेरी स्मार्ट, और मेरे ख्याल में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारे बॉलर्स बैटर्स दोनों बहुत स्मार्ट होते हैं, बट देर आर वेरी फ्यू जो स्मार्ट भी होते हैं एंड दे आर वेरी श्योर ऑफ देयर टैलेंट। जी, उनको तो पता है। राशिद को एग्जैक्टली तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लाहौर फेवरेट लग रहा है, जिसको मैं ओवरऑल देखते हुए कहूँगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो ऐसा हो रहा है कि जो लग रहा है वही हार जाता है। लेकिन हमारी जो बेसिस हैं वो यही होते हैं कि जो टीम नज़र आ रही है, टीम की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, जैसे कोयटा आज का मैच भी और उनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, लाहौर ने एक मैच ज़रूर बड़ी टीम को मुल्तान को मारा है, तो उस बेसिस पे मैं लाहौर को फेवरेट कहूँगा। और ऐसा नहीं है कि कराची डजंट हैज़ द एबिलिटी, लेकिन जिस तरह से कराची ने लाहौर को हराया है वो मेरे ख्याल में अभी तक हमारे लिए सरप्राइजिंग है। वी हैवंट बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट। सो हैविंग सेड दैट, कोयटा जितनी पावरफुल ओवरऑल ऑन पेपर भी नज़र आती है, एंड इन कंपैरिजन हमने लास्ट ईयर जिस तरह से उनको मेंटली खेलते हुए देखा है, टू स्टे विद इन द मैच नो मैटर कि सिचुएशन क्या है, वो बड़े एंथुजियाज्म के साथ मैच के अंदर रहते हैं, बिल्कुल एंड तक रहते हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी वजह भी है कि अभी तक बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि लाहौर इज़ वेरी 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 मच फेवरेट फॉर टुमारोज मैच इन कंपैरिजन टू क्वेटा। जी बिल्कुल है, और आप देखें जेसन रॉय, गप्टिल दोनों ही उस तरह से गप्टिल ने ऑल्दो रन कर दिए, गप्टिल चले फिर भी, लेकिन रॉय नहीं चल पा रहे हैं, जो कोयटा के लिए बड़ी परेशानी है कि बिकॉज रॉय ऊपर से चलते थे, वो तो ऐसे थे कि जी वो खेल गए तो 6 ओवर में 70-75 रन बना दिए उन्होंने, इतना तेज़ खेलते हैं वो। तो उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, और अगर लाहौर की बॉलिंग, तो अब फिर कल वो एक तगड़ी बॉलिंग के आगे को फेस करने जा रहे हैं और वो ऑलरेडी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो प्रेशर फिर उन पे शिफ्ट हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, बट आई बिलीव कि एक अच्छा मैच होना चाहिए, लोग एंजॉय करें और आखिर तक जाए। राइट, हफीज़ इधर हैं, उधर नहीं है। हाँ, ये भी एक बात है कि हफीज़ इधर हैं, बट हफीज़ किधर हैं, क्योंकि हफीज़ बैटिंग भी नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग भी जो कर रहे हैं तो एक आध ओवर कर रहे हैं। तो अब ये कोयटा ने डिसाइड करना है कि अगर इनका रोल नहीं है तो फिर शायद उमर अकमल के साथ चले जाएं। लेट्स सी क्या होता है, या जिसके साथ भी जाएं उन्हें फिर थोड़ा सा कंटिन्यू करें। अगर हफीज को रखना है तो अगले 4 मैचेस वो खेलें, उमर अकमल को रखना है तो फिर उमर अकमल खेलिए। अगर हर मैच के बाद प्लेयर को रखना है तो फिर उसे कॉन्फिडेंस तो दे ना कि वो खेलने जा रहा है। अगर किसी प्लेयर को यही नहीं पता कि वो अगले मैच में है, कोई भी हो, कितना भी सीनियर प्लेयर क्यों ना हो, कोई भी प्लेयर होगा, अगर वो टीम का हिस्सा है, वो पहले तो मेंटली इतना सेटिस्फाइड हो जाए ना कि भाई वो टीम का हिस्सा है, उसने परफॉर्म करना है। मेरा नहीं ख्याल एक मैच पे इन और एक मैच में आउट, आप कितने भी प्रोफेशनल और कितने भी सीनियर और अच्छे बल्लेबाज या बॉलर क्यों ना हो, आपको टाइम तो लगता है, मेंटली आपको टाइम लगता है। जब आपने लिया है किसी प्लेयर को तो उससे फिर लंबा खिलाएं, कम से कम 3-4 मैचेस के बाद आप चेंज करें। ऐसे नहीं होता कि एक मैच खेले फिर हट गए, फिर कोई आया फिर आप खेल गए, तो वो फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि प्लेयर सेटल नहीं हो पाता। हफीज़ भी हैं, अब उनका रोल या तो वो 8वें नंबर पे अगर बैटिंग कर रहे हैं तो क्या एज ऑफ स्पिनर खेल रहे हैं, फिर अगर स्पिनर खेल रहे हैं तो उनकी ज़रूरत क्या है, तो बॉलर ही खिला लें। सही, तो ये देखना है ना कि अब नहीं तो फिर अगर वो ऑफ स्पिनर भी खेल रहे हैं तो फिर आप उनको दूसरा ओवर तो दे दें, बीच में बॉल कर लेते। तो मुझे लगता है कि ये कोयटा ने ज़रूर डिसाइड करना है कि हफीज़ अगर खेलेंगे तो ऊपर खेलें और साथ में फिर बॉल भी करें, नहीं है तो फिर उमर अकमल के साथ चले जाएं। लेट्स सी क्या करते हैं कोयटा कल। राइट, बट मुझे ऐसा फिर भी ऐसा लग रहा है कि दे आर स्टिल गोइंग टू गो विद द सेम डूइंग। मेरे ख्याल में कल के मैच के लिए दे नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। हाँ, मुझे भी लगता है कि सेम टीम के साथ ही ऑलमोस्ट जाएंगे। अब और मेरे ख्याल में जो बैटिंग ऑर्डर हम बड़ा डिसाइड करके बैठे हुए हैं, दे गोइंग टू गो विद द सेम बैटिंग ऑर्डर एज वेल। इफ्तिखार शायद ऊपर आ जाएं, नवाज की जगह जो खेलें वहाँ इफ्तिखार आ जाए, इफ्तिखार उस नंबर पे आ जाएं और नवाज नीचे ही आए। ये तो इन्हें करना पड़ेगा। आज ये गलती थी, ये गलत डिसीजन था, वो शायद उस्मान खादिर की वजह से था, जो भी था वो एक गलत डिसीजन था। फिर जिस वक्त वो लेफ्ट हैंडेड, यू नेवर नो कि वो फ़खर पे हफीज़ से नया बॉल करवा लें। राइट, हफीज़ बहुत अच्छा कि वो बॉल करते हैं नया, तो हो सकता है हफीज़ का वहाँ इस्तेमाल हो जाए और फ़खर की विकेट ले ली तो सारे एक तरह से पैसे वो गेम चेंज हो जाएगी यार। एग्जैक्टली, वहाँ से ही सारा कुछ, सारी गेम जो है वो कल के लिए फ़खर के लिए, क्योंकि लाहौर, नॉट टू फॉरगेट, लाहौर बहुत ज़्यादा फ़खर पे डिपेंड कर रहा है और उनका गेम सेट किया हुआ ही आगे फॉलो हो रहा होता है। वेल, अब देखना ये है कि कल हमने जो इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बना के दी है दोनों टीमों को, वो फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी हो गया है ख़त्म। कल के मैच के एनालिसिस के साथ और अच्छी बातों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।